दोस्तों, ये भाग 3 है और हम बात कर रहे हैं वही आज़ादी आधी रात को। तो पिछले जो हमारे पार्ट से आगे चलते हैं। तो गांधी जी ने पूछा, क्या सभी दलों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं? जरा झिझकने के बाद प्यारेलाल ने बताया कि अभी 2 हस्ताक्षर रह गए हैं। एक तो हिंदू महासभा और आरएसएस, इन लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वे कल हस्ताक्षर करेंगे। प्यारेलाल बोला, सब ने गारंटी दी है कि वे हस्ताक्षर जरूर कर देंगे। आप अपना अनशन आज तोड़ सकते हैं। कुछ तो ग्रहण करिए ताकि आपको कल सुबह तक सहारा मिल सके। तो गांधी जी अनशन पर थे। तो प्यारेलाल ने एक आश्वासन दिया कि 2 साइन हो जाएंगे, आप कुछ खा लें। गांधी जी का जीवन इतने कच्चे धागे से लटका हुआ था कि आगामी दिन तक वह धागा टूटेगा नहीं, ऐसा निश्चय पूर्वक कोई नहीं कह सकता था। इसके बावजूद महात्मा गांधी ने इनकार में सिर हिला दिया। एक एक शब्द अत्यंत कठिनाई से बोलते हुए उन्होंने अपने सचिव से कहा, नहीं, मुझे हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। मैं तब तक उपवास नहीं छोड़ूंगा जब तक सबसे कठोर दिल वाले भी पसीज न जाएं। 18 जनवरी रविवार सुबह 11 बजे का समय। कांग्रेस अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनका फोन बजा। वह संदेश बिड़ला हाउस से आया था, जिसके अनुसार गांधी जी की दशा अचानक और अधिक बिगड़ने शुरू हो गई थी। 7 मुद्दों पर शेष नेताओं के हस्ताक्षर लेकर गांधी जी के बिस्तर तक यदि तुरंत न पहुंचे तो अब सचमुच देर हो जाएगी। पिछले 1 घंटे से गांधी जी लगभग बेहोश की तरह पड़े हुए थे। तो गांधी जी जब अनशन करते थे तो फिर वो किसी की सुनते नहीं थे। आगे चलें। मृत्यु का आह्वान करती हुई चारपाई पर पड़ी उस आकृति के बगल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने गांधी जी से कहा, अब आपके 7 मुद्दों पर सभी नेताओं के हस्ताक्षर हो गए हैं। गांधी जी ने इशारा किया, वो बोलना चाहते हैं। मनु ने उनके होंठ पर अपना कान रखा। महात्मा के हर शब्द को उसने एक नोटबुक में लिखा। फिर वह प्यारेलाल को दी जो उसने लिखा था स्लिप, ताकि वो सबको पढ़ के सुनाए। आपने मुझे जो मांगा मैंने सो दिया, लेकिन अब मैं उपवास नहीं तोड़ना चाहता। हम सब मिलकर दिल्ली में संभव कर दिखाया है, क्या उसी को पूरे देश में संभव नहीं किया जा सकता? यदि हम दिल्ली में शांति रखने की चिंता करें लेकिन दूसरी जगह में हिंसा की आग जलती रहने दें तो दिल्ली की शांति का अर्थ क्या होगा? यदि आप सारे देश में शांति रखने का वचन नहीं देते तो अनशन तोड़ देना मेरी भूल होगी। गांधी जी ने मनु को फिर इशारे से अपने नजदीक बुलाया। मैं अनशन तोड़ने को तैयार हूं। जो ईश्वर की इच्छा वह पूरी होने चाहिए। तो इस तरह से एक वार्तालाप लिखा है। महात्मा गांधी ने जो ही पहला घूंट लिया, उन्होंने अनशन तोड़ दिया। फ्लैश बल्बों की सफेद रोशनी पूरे कमरे में फट पड़ी। दोपहर के ठीक 12:45 हुए थे। गांधी जी ने 78 साल की उम्र में 121 घंटे और 30 मिनट तक का जो अनशन रखा, वो गुनगुने जल और सोडा बाय कार्बोनेट के आधार पर जीवित रहकर पोषण का पहला घूंट प्राप्त किया था। तालियों की जो गड़गड़ाहट बिड़ला हाउस में हुई, थोड़ी देर में वही गड़गड़ाहट पूरे भारत में, देश में होने लगी और पाकिस्तान में भी। तो इस पहले से थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
महात्मा गांधी जी ने बहरहाल अपना अनशन तोड़ा। तो उसमें लिखा है कि जब मैं भोजन लेने ही लगा हूं तो परिश्रम क्यों ना करूं, क्योंकि जो रोटी बिना परिश्रम के खाई जाती है उसमें वो चुराई हुई रोटी में कोई अंतर नहीं। अब हम भाग 18 जो शीर्षक है मदन लाल पाहवा की वक्र दृष्टि, नई दिल्ली 20 जनवरी 1948। जिस वक्त महात्मा गांधी का वचन लिया जा रहा था, लगभग उसी वक्त 6 पुरुष नई दिल्ली के बिरला मंदिर में सूने पिछवाड़े में प्रकट हुए, जहां उनकी गतिविधियों को देखने या सुनने वाला कोई नहीं था। इसका फैसला करने से पहले मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, नाथूराम गॉडसे, नारायण अपटे अपने हथियारों की जांच कर लेना चाहते थे। गोपाल गॉडसे ने अपने जैकेट से 32 कैलिबर का पिस्तौल निकाला, जिसे उसने पूना से 200 रुपये में खरीदा था। उसे लोड करके वो एक वृक्ष से 25 फीट के फासले तक हटा। फिर उसने उसके तने का निशाना लेकर उसने घोड़ा दबा दिया। कुछ भी नहीं हुआ। पिस्तौल को काफ़ी हिलाने के बाद उसने दोबारा घोड़ा दबाया। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। आपटे ने इशारा किया और बगड़े अपना पिस्तौल निकाले। गोपाल ने जिस तने का निशाना लिया था उसी को निशाना बनाकर बगड़े ने अपना पिस्तौल दागा। इस बार धमाके की आवाज़ हुई। वे सब दौड़कर तने के पास पहुंचे ताकि देख सकें कि गोली का निशाना कहाँ लगा है। कहीं कोई निशाना नहीं था। गोली ने 25 फीट की दूरी को भी केवल आधा पार किया था और वो जमीन पर पड़ी दिखाई दी। बगड़े ने दोबारा फायर किया। इस बार गोली लगी। बगड़े का पिस्तौल सचमुच वैसा ही था जैसा आपटे ने मुंबई में संदेह किया था। गांधी जी को गोली मारना आसान नहीं था। मारने वाला कहीं खुद ही गोली खाकर ना गिर जाए। षड्यंत्रकारियों के बीच अकुलाहट भरा सन्नाटा छा गया। बंबई का वह कपास व्यापारी उस दिन बिड़ला हाउस में आने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था, जिसे महात्मा गांधी ने चुपके से कराची भेज रखा था ताकि वह महात्मा की पाकिस्तान यात्रा के लिए सभी योग्य प्रबंध करवा सके। जिस दौरान गांधी जी उपवास करते हुए मृत्यु के सानिध्य में जा बैठे, उसी दौरान जहांगीर पटेल ने जिन्ना के साथ गुप्त मंत्रणाएं जारी रखी थी। जहांगीर पटेल एक ऐसी यात्रा की स्वीकृत कराने को चेष्टा में था जिसका यात्रा अपने देश भारत में जिंदा रहेगा, जिसका यात्री अपने देश भारत में जिंदा रहेगा या नहीं, निश्चय पूर्वक कोई नहीं कह सकता था। जिंदा रह जाए तब भी पाकिस्तान यात्रा के दौरान कोई धर्मांध व्यक्ति उस यात्री को मार नहीं डालेगा, इसी का क्या भरोसा था। तो ये चर्चाएं थी। इसमें आगे इन्होंने जो व्यक्ति था जहांगीर पटेल, उसकी मुलाकात जिन्ना से हुई होगी, तो उसका वार्तालाप लिखा हुआ है। और क्योंकि गांधी जी जाना चाहते थे पाकिस्तान, जब गांधी जी के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ की रकम मिल गई, जिसके अभाव में उस देश की लुटिया डूबी जा रही थी, तो जिन्ना के रुख की कठोरता कुछ कम हुई और उन्होंने आखिर उस बूढ़े राजनीतिक दुश्मन को अपने पवित्र देश की धरती पर चरण रखने की अनुमति दे दी थी। तो ये एक संवाद लिखा है इसमें, तो आप पढ़ें तो आपको और आनंद आएगा। महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत से एक पैदल यात्रा निकाली जाए और पाकिस्तान पहुंचा जाए। पाकिस्तान पहुंचना और वहाँ भी हर जगह पैदल ही घूमना, इस उपाय से गांधी जी निसंदेह एक विलक्षण आध्यात्मिक आभा का प्रकाशन करते, किंतु उस वक्त जो उनके पैरों में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि उठकर बिड़ला हाउस के लॉन तक जा सकें। उस दिन
प्रार्थना सभा की सभी आंखें उन पर भक्ति भाव से टिकी हुई नहीं थी। आंखों में 3 जोड़े ऐसे थे जो उन्हें कातिलाना तसल्ली से घूर रहे थे। नाथुराम गॉडसे, उसका भाई गोपाल और नारायण आप्टे उस प्रार्थना सभा में इसलिए नहीं आए थे कि महात्मा के दर्शनों द्वारा स्वयं को धन्य करें, बल्कि इसलिए आए थे कि बिरला हाउस के लॉन का ठीक से अध्ययन कर सकें, ताकि स्पष्ट हो सके कि महात्मा गांधी जी की कत्ल के लिए वह कौन सी पद्धति अपनाए। गोपाल गॉडसे के लिए जीवन में यह पहला अवसर था जब वह गांधी जी को देख रहा था। चौकी पर बैठे उस कमजोर आदमी ने गोपाल को प्रभावित नहीं किया। उसे कत्ल करना मेरे लिए एक कोई गम की बात नहीं थी, ना खुशी की। गोपाल गॉडसे भविष्य में स्वीकार करने वाला था। उसे केवल इसलिए खत्म किया जाना था कि वह लोगों को लगातार गुमराह कर रहा था। तो उसमें लिखा है कि भाग निकलने की गुंजाइश नहीं के बराबर है, वह मन ही मन बोला। 45 मिनट बाद उसकी तसल्ली करके, किसी की भी नज़र हम पर नहीं, साजिश के मुख्य सूत्रधार एक एक करके नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित होटल मरीना के कमरे नंबर 40 में एकत्र हो गए, जिसे आप्टे और गॉडसे ने एस देशपांडे एन देशपांडे के फर्जी नाम से बुक किया हुआ था। करकरे ने आप्टे एवं स्वयं के लिए विस्की का आदेश दिया। आप्टे ने कहा, अब ठोस कार्य करने का अवसर आ गया। बिरला हाउस की रचना इत्यादि का जो भी अध्ययन मैंने किया है, उस पर से लगता है कि वार हमें प्रार्थना सभा में ही करना होगा। हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं। आप्टे का स्वर था, कल 20 जनवरी मंगलवार शाम 5 बजे प्रार्थना सभा में फैसला। तो ये इस तरह से इन्होंने रेकी की और एक अपना प्लान को बनाया। बीस जनवरी मंगलवार की सुबह 9 बजे बिरला हाउस के पिछवाड़े में लाल ईंटों की चार दीवारी के समांतर एक टैक्सी आगे बढ़ रही थी। नौकर के आने जाने का एक लकड़ी का गेट दिखाई दिया जहाँ टैक्सी रुकी। उसके दोनों यात्रियों ने जब पैदल चलते हुए गेट पर पार किया तो उन्हें रोकने या टोकने वाला कोई व्यक्ति आसपास मौजूद नहीं था। सामने के आंगन में एक किनारे सीमेंट की बनी मंजिला कोठरियों की कतार से खड़ी थी। वो बिरला हाउस के नौकरों की कोठरियां थी। इन्हीं कोठरियों के पीछे वो लाल दीवार थी जो प्रार्थना सभा के मंच की को घेरती थी। प्रत्येक शाम को आयोजित नियमित प्रार्थना सभाएं दोनों यात्रियों ने तब तक चलना जारी रखा जब तक वह बगीचे में पहुंच गए। गांधी जी की प्रार्थना शुरू होने वाली थी। प्रार्थना मंच जिस लाल दीवारी के सामने था उस पर आप्टे की नज़र पड़ी। उस दीवार पर छोटी छोटी खिड़कियों की कतार से कटी हुई थी। साफ साफ देखा जा सकता था कि उन खिड़कियों की एक तरफ से गांधी जी का प्रार्थना मंच और दूसरी तरफ नौकर की कोठरियां। एक खिड़की ठीक उस जगह थी जहां से झांकने पर गांधी जी का माइक्रोफोन दिखाई पड़ता था। आप्टे की चालाक आंखों ने तुरंत हिसाब लगाया कि उस खुली खिड़की से निशाना लेने पर भाषण लेने में लीन गांधी जी की खोपड़ी और पिस्तौल के बीच मुश्किल से 10 फीट का फासला रहेगा। यह शॉट इतना सरल होगा कि बगड़े के घटिया पिस्तौल का भी निशाना भी चूक नहीं सकता। वहीं मरीन होटल के रूम 40 के बाथरूम में 5 जोड़ी उत्सुक आंखें दिगंबर बगड़े की उंगलियों की प्रत्येक हरकत की गौर से देख रही थी। सावधानी के साथ बगड़े ने उन हथगोलों के अंदर डिटोनेटर्स सरका दिए।
जिन्हें वो उसी शाम उपयोग करने जा रहे थे। दरवाजे पर खड़े नाथुराम गौडसे का चेहरा सफ़ेद हो चला था। बगड़े नाथुराम ने भराए गले में कहा, दूसरा मौका नहीं मिलेगा, अच्छी तरह से जांच कर लो, ऐसा नहीं कि ऐन मौके पर। अब उन्होंने क्षण क्षण की हिसाब लगाना था कि किस उनके पास जो पलीता वह किस स्पीड से जलता है। बगड़े ने चाकू से पलीते की डोर काटी। आपटे ने माचिस लेकर बगड़े ने तीली जलाई और पलीते को दिखा दी। आपटे ने अपनी आंखें घड़ी पर जमा दी। पलीते का डोर ने जलना, आपटे ने सेकंड गिनना शुरू किया। पलीता जलते ही अचानक इतना धुआं निकला कि सारा बाथरूम भर गया। खांसते खांसते षड्यंत्रकारियों का बुरा हाल हो गया। धुआं बाथरूम से बाहर निकलने लगा। उसका राज छिपाने के लिए उन्होंने दीवानों की तरह जल्दी जल्दी सिगरेट पीना शुरू किया। इस हंगामे को शांत होने में आपटे ने सबको शयन कक्ष में बुलाया ताकि प्रत्येक को उसका काम सौंपा जा सके। नाथुराम ने अचानक आदिशिशी का तेज दर्द होने वाला इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। नाथुराम को अचानक आधी सीसी, शायद ये आधे सिर का तेज दर्द होने लगा। जिसका वो पुराना मरीज था वह सिर पकड़कर इंडियाल हो गया। इसको शायद नाथुराम गौडसे को माइग्रेन रहा होगा। आदि शीशी जो तेज दर्द लिखा है यह आधे सिर का हो सकता है। आपटे ने मदन लाल से कहा, तुम बिरला हाउस के पीछे प्रार्थना सभा की दीवार से सटाकर वह बम छिपा आओगे जिसके विस्फोट के साथ हमारा एक्शन शुरू होगा। विस्फोट से जो भगदड़ मचेगी उससे हत्या में आसानी होगी। इसी बीच दिगंबर बगड़े और गोपाल गौडसे नौकर की कोठरी नंबर 3 में प्रवेश कर चुके थे। प्रवेश कर चुके होंगे। दोबारा पढ़ते हैं इसको। इस बीच दिगंबर बगड़े और गोपाल गौडसे नौकरों की कोठरी नंबर 3 में प्रवेश कर चुके होंगे। वहीं कोठरी का जिसका निरीक्षण आज सुबह किया गया है, यदि किसी ने रोक टोक की तो सफाई में कहा जाएगा, हमें पीछे की तरफ से गांधी जी का फोटो खींचना है। प्रार्थना सभा के श्रद्धांजलियों के साथ ज्यों ही मदनलाल पावा का बम फटेगा त्यों ही बगड़े इस कोठरी की खिड़की में से गांधी जी पर गोली चलाएगा। लगभग पॉइंट ब्लैंक चली हुई यह गोली निशाना चूक नहीं सकती। बगड़े की गोली चलते ही गोपाल अपना हथगोला उस खिड़की में से गांधी जी पे फेंक देगा। गांधी जी के सामने एक और हथगोला लेकर श्रद्धालुओं के बीच करकरे बैठा होगा। मदनलाल का बम फटते ही करकरे भी अपना हथगोला गांधी पर फेंक देगा। इस हंगामे में कुछ निर्देशों की जान भी जाएगी, मगर उसका कोई उपाय नहीं। कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। नाथुराम गौडसे की आदि शीशी की पीड़ा इतनी बढ़ चली थी कि वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा कराने लगा। हत्या करते समय सबकी पोशाकें, रूप, रंग आदि अलग अलग होना चाहिए था ताकि वे एक ही थैले के चट्टे बट्टे ना मालूम पड़े। आपटे ने जो हमेशा शानदार सूट पहनता था, धोती कुर्ता धारण किया। करकरे ने अपनी भौहें रंग ली और मस्तक पर लाल तिलक लगाया। मदनलाल ने मुंबई से एक नीला सूट खरीदा था, उसने उसी को पहन लिया। जीवन में यह पहली बार उसने सूट पहना था। सबने मिलकर कॉफी पी, फिर वे 5-5 मिनट के अंतर से एक एक करके कमरे से निकले। अलग अलग तांगों में बैठकर बिरला हाउस पहुंचे। आपटे सबसे बाद में रवाना हुआ टैक्सी में। वो टैक्सी हरे रंग की शेवरलेट गाड़ी थी। PBF 67
वन PBF 671, जिसे आप्टे ने रीगल सिनेमा से 4:15 पकड़ा। आने जाने का भाड़ा 12 रुपये तय हुआ था। गांधी जी ने उस दिन भी इतनी शक्ति नहीं थी कि प्रार्थना सभा तक पैदल चलकर आते। उन्हें कुर्सी में बैठाकर मंच तक उठाकर लाया गया। उसी जनता के बीच खड़ा मदनलाल पावा भी उसी व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका रहा था जिसे वो कत्ल करने आया था। बम को उसने अपने पीछे की दीवार के पास पत्तों के और घास के बीच छिपा दिया था। बिड़ला हाउस के पिछवाड़े में जहां नौकरों के आने जाने का गेट था, आप्टे की हरी शेवरलेट टैक्सी आकर रुकी। आप्टे उतरा और करकरे तुरंत उनके नजदीक आया। करकरे ने उसे आश्वासन दिया कि मदनलाल का बम अब सही सही छुपा दिया गया है। नौकरों वाली कोठरी नंबर 3 में जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिसकी खिड़की से गांधी जी का सिर एकदम नजर पड़ता है। करकरे ने कोठरी के नौकर को 10 रुपये दिए थे और वह उनकी सुविधा के लिए कोठरी छोड़ने को तैयार हो गया था। करकरे ने इशारा करके बताया कि कौन सा व्यक्ति उस कोठरी का निवासी है। इसके बाद करकरे गांधी जी के श्रद्धालुओं के साथ मिलकर प्रार्थना सभा में बैठ गया। आप्टे ने टैक्सी में बैठे बगड़े को नजदीक बुलाया और इशारे से बताया कि करकरे ने किस नौकर को 10 रुपये दिए हैं। फिर कहा, अब तुम कोठरी में जाओ। बगड़े ने कोठरी की ओर बढ़ना शुरू किया। अभी वह मुश्किल से 10 कदम जा पाया होगा कि ठिठक कर खड़ा हो गया। कोठरी का स्वामी व नौकर शाम की धूप में बाहर बैठा हुआ था। बगड़े ने देखा उसकी केवल एक आंख है। इससे बुरा सुगुन भला और क्या हो सकता था। कांपते बगड़े वापस आया और आप्टे से बोला, मैं उसके कमरे में नहीं जा सकता, वो काना है। सुनकर आप्टे भी एक बार सिर गया। उधर मैदान में प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी और गांधी जी ने बोलना शुरू किया। गांधी जी की आवाज बहुत कमजोर थी। जाहिर था कि उनकी कमजोरी में गांधी जी का भाषण अधिक समय तक नहीं चलने वाला था। आप्टे समझ गया कि बहस करने का मौका नहीं। उसने गोपाल गोडसे से कहा, तुम जो उस कमरे में चले ही जाओ और जो ही मदन लाल का बम फटने की आवाज सुनाई दे तो ही अपना हथगोला खिड़की में से गांधी पर फेंक दे। बगड़े को उसने ताबड़तोड़ एक नया काम सौंपा, जाओ प्रार्थना सभा के श्रद्धालुओं में के साथ घुल मिलकर बैठो, आगे बढ़ो। गांधी और स्वयं के बीच अंतर कम रखो। मौका आते ही गांधी जी पर अपना फायर करो। गोपाल गोडसे नौकर की कोठरी नंबर 3 की ओर बढ़ा। उसके स्वामी पर हल्की मुस्कान फेंक कर वो कोठरी में घुसा और दरवाजा बंद कर सिटकनी चढ़ा ली। अब उसने अंधेरे में खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया जहां आप्टे की योजना की पहले जबरदस्त भूल उसका इंतजार करती बैठी थी। गोपाल गोडसे थर्रा कर खड़ा हो गया। सुबह जांच पड़ताल करते समय आप्टे ने इतनी चुस्ती नहीं बरती थी कि वो बाकायदा कोठरी के अंदर आकर देखता। जिस खिड़की में से गोपाल को अपना हथगोला फेंकना था वो कम नहीं पूरे 8 फीट की ऊंचाई पर थी। आप्टे ने अपनी जल्दबाजी में इतना गौर नहीं किया था कि वो प्रार्थना सभा के मैदान की ऊंचाई नौकरों के आंगन की अपेक्षा बहुत अधिक थी।
हाथ पूरे उठाने के बाद भी गोपाल मुश्किल से उसकी सलाखें ही छू सका। घबराकर गोपाल कोठरी के अंधेरे में नौकर की चारपाई ढूंढने के लिए हाथ पर मारना लगा। बाहर सब योजनानुसार तैयार था। नाथुराम गोडसे ने देखा करकरे ने अपनी हथगोला फेंकने के लिए मोर्चा ले लिया है, समय आ गया है। नाथुराम ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। संचालक का यह इशारा आपटे ने देखा। उसने मदनलाल को इशारा किया। वह पंजाबी तैयार बैठा था। उसने बड़ी शांति और तसल्ली से सिगरेट का कश गहरा किया, फिर उसके जलते सिरे को अपने पैरों के पास ले जाकर पलीते के छोर पर रख दिया। इसके साथ ही वह तुरंत उठकर दूर चला गया। गिनती के क्षणों के बाद जब अचानक बम फूटा तो उसके धमाके और धुएं से लोगों की चीखें निकल गई। श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई और गांधी जी ने अपने कमजोर किंतु शांत स्वर में कहा, डर गई। क्योंकि वहां पर कोई एक महिला थी, सुशीला जी, तो उनके मुंह से निकला, ओ मां। खैर, गांधी जी ने अपने कमजोर किंतु शांत स्वर में उनसे कहा, डर गई। प्रार्थना करते करते समाप्त हो जाना, इससे बेहतर मृत्यु और क्या हो सकती है। गांधी जी के ठीक पीछे उस कोठरी में गोपाल गोडसे ने चारपाई खोज ली थी। उसकी लकड़ी पर खड़े होने के बाद उसने पाया कि आंखें खिड़की तक नहीं पहुंच रही हैं। अब उसके पास केवल एक चारा रह गया था कि वह अपना हथगोला खिड़की में से लपट बाहर की तरफ फेंक दे। जिस पर गिरता हो गिरे, जो मरता हो मरे। उसने हथगोला जेब से निकाला। उसी समय उसने ध्यान दिया कि बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी, न करकरे का हथगोला फटने का कोई धमाका हुआ। केवल मदनलाल का बम फूट कर रह गया था। गोपाल के कानों तक महात्मा गांधी की आवाज सुनाई पहुंच रही थी। अपने कमजोर स्वर में वो अपील किए जा रहे थे, सुनिए सुनिए, कुछ नहीं हुआ, यह तो केवल सेना की जान मारी है। बैठिए, शांत रहिए, प्रार्थना जारी रखिए। लेकिन मदनलाल का बम फूटता ही सभा के मैदान में हड़कंप मच गया था। इसका लाभ उठाता हुआ करकरे गांधी के 15 फीट नजदीक से चला गया। वह बूढ़ा बिल्कुल सामने था, कठपुतले जैसा कमजोर, असुरक्षित। करकरे ने अपना हथगोला बाहर निकालना शुरू किया। साथ साथ उसने गांधी के सिर के पीछे उस खिड़की पर नजर डाली जिसकी सलाखों के पीछे से पिस्तौल की चमकती नली दिखाई पड़नी थी। हथगोले का काला आकार भी बाहर की तरफ लुढ़कता है उछलता दिखना चाहिए था। खिड़की पर कुछ नहीं था। करकरे बुद्ध की तरह खड़ा रह गया। गोपाल गोडसे चारपाई से फर्श पर कूद पड़ा। उससे वो सब नहीं हो सकेगा। हथियार दूसरों के पास भी है। उसने सोचा वो हमला करें, बिना यह देखे हथगोला किसकी जान लेगा, वह उसे फेंक नहीं सकता था। अंधेरे में लपक कर वह दरवाजे के पास आया और सटकनी उतारने लगा। उधर मैदान में करकरे का साहस प्रतिपल छूट रहा था। गांधी पर अपना हथगोला फेंकने के लिए वह तब तक प्रस्तुत नहीं था जब तक खिड़की में से पिस्तौल या हथगोले का हमला होता दिखाई न दे। इसका कोई असर खिड़की पर नहीं था। अचानक उसने 30 फीट के फासले पर भीड़ के बीच बगड़े को खड़ा देखा।
करकरे को आश्चर्य हुआ, बगड़े वहाँ क्या कर रहा है? उसे तो कोठरी में होना चाहिए था। बगड़े के दिमाग में केवल एक योजना थी, कैसे वहाँ से भाग निकले। उसने अचानक महसूस किया था कि राजनीति के साथ उसका कोई सरोकार नहीं, वह केवल व्यापारी है। उसका व्यापार है हथियार बेचना, ना कि हथियार चलाना। उसने करकरे की आंख से आंखें नहीं मिलाई और चुपचाप भीड़ में खो गया। उसी समय एक औरत ने, जिसने मदन लाल को पलीते का छोर जलाकर खिसकते देखा था, अचानक उस पंजाबी को पहचान लिया। वह इशारे करते हुए चिल्लाने लगी, यही है वो। गोपाल जब उस कोठरी से बाहर निकला तो औरत की चीख ने उसे चौंकाया। उसने देखा दो पुरुष, जिनमें से एक नीली वर्दी में है, मदन लाल को घसीटता हुआ गिरा रहे थे। गोपाल ने अपने भाई माथुराम और आपटे को भीड़ में खड़ा देखा। वह स्तब्ध थे। गोपाल उनके साथ जा मिला। वह तीनों चित्त पावन ब्राह्मण थे। एक आध पल झिझकने के बाद अपने शेष साथियों की चिंता किए बगैर उस हरी शेवरलेट टैक्सी की ओर बढ़ चले जिसे आपटे ने बुक किया था। टैक्सी में घुसते हुए उन्होंने चालक से कहा वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ शहर की ओर निकल चले। पीछे छूटे हुए करकरे ने देखा मदन लाल को घसीटकर उस टेंट की तरफ ले जाया जा रहा था जो बिरला हाउस के गेट पर लगा है। उसने पलायन की तैयारी कर ली। मन से आदेश दे रहे थे। गांधी जी ने आखिरी व्यवस्था स्थापित कर ली थी। लोग बैठने लगे थे। गांधी जी ने शांति से घोषणा की, मुझे अब पाकिस्तान जाना है। सरकार और डॉक्टर की अनुमति मिलते ही मैं रवाना होना चाहता हूँ। गांधी जी ने प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अनुमान नहीं था कि अभी अभी वह जितने चमत्कारी ढंग से बच गए हैं उससे शायद उनको कोई अचंभा नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे थे। सभा के सामने गांधी जी प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अनुमान नहीं था कि अभी वह कितने चमत्कारिक ढंग से बच गए हैं। सभा के समापन पर उन्हें उसी कुर्सी पर बैठाए रखकर श्रद्धालुओं ने कंधों पर उठाया और सादर भीतर ले चले। टैक्सी में शहर की तरफ झपटते नाथुराम गौडसे, गोपाल गौडसे और नारायण आप्टे की हताशा का कोई और छोर नहीं था। नाथुराम का सिर आधी शीशी की लपटों में धूं धूं करके जलने लगा था। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। मदन लाल को उनके नामों की जानकारी नहीं दी गई थी, फिर भी वह इतना अवश्य जानता था कि वे पूना से आए हैं और उनका अखबार का नाम क्या है। पुलिस को उन तक पहुंचने में देरी क्या लगेगी। नाथुराम गौडसे बौखलाहट की धुन से बाहर आया और अपने भाई से उसने मराठी में कहा कि तुम पूना वापस चले जाओ और कोई एलिबी सोचो। तुम्हारी बीवी है, बच्ची है, तुम्हें उन्हें पालना है। अगला कदम क्या उठाया जाए इसकी चिंता मैं और आपटे कर लेंगे। आपटे ने चालक से टैक्सी रोकने को कहा। गोपाल उतर गया। नारायण आपटे और नाथुराम गौडसे को लिए हुए टैक्सी वाहनों की कतार में खो गई। उधर बिरला हाउस में पूछताछ और बधाइयों का ढेर लगा था। फोन बजता ही जा रहा था।
उधर बिरला हाउस में पूछताछ और बधाइयों का ढेर लग गया था। फोन बजता ही जा रहा था। नेहरू और पटेल दौड़े दौड़े आए। उन्होंने महात्मा को बाहों में भर लिया। एडविना माउंटबेटन भी थी सबसे पहले आने वालों में। फिर तो इतने लोग आए कि गिने ना जा सकें। गांधी जी ने एडविना से कहा, लीजिए, इसमें आप मुझे बधाई दे रही हैं। मैंने भला कौन सी बहादुरी दिखाई जो आप बधाई दें? हाँ, अगर कोई आमने सामने आकर गोली चलाए और मैं मुस्कुराता हुआ राम को नाम लेता हुआ उस गोली को शहर से झेल जाऊं, तब जरूर कहूँगा कि आप बधाई दीजिए। उस शाम गांधी जी का जीवन लेने के प्रयास की जांच करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को सौंपी जानी चाहिए थी वो D.W. मेहरा, जो दिल्ली पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे। फ्लू के 103 डिग्री बुखार में लेटे पड़े थे। सब सूचनाएं और उन्हें फ़ोन से मिलती गई। उन्हें जब बताया कि बम फोड़ने वाला प्रश्नों के जवाब नहीं दे रहा है तो उन्होंने तीसरी श्रेणी के कदम उठाने की इजाज़त दे दी। इससे आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसका फैसला दरअसल उस व्यक्ति पर आधारित था जिसका नाम था D.J. संजीव। दिल्ली पुलिस के चीफ वही थे। हालांकि आमतौर पर सारी जिम्मेदारियां वह मेहरा पर छोड़ दिया करते थे, किंतु उनका वास्तविक काम था भारत के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का संचालन। लेकिन इस बार संजीव के इस फोन ने मेहरा को आश्चर्य में डाल दिया। मदन लाल के मामले की चिंता आप न करें, वो मामला मैं देख लूंगा। पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस थाने में मदन लाल अपनी बकरी दृष्टि की कीमत चुका रहा था। बुरी तरह से लस्त और परेशान होकर उसने उन तीनों अधिकारियों के सामने झुकना शुरू किया जो पिछले 3 घंटे से उस पर प्रश्न को बौछार कर रहे थे। उसने स्वीकार कर लिया कि वो अकेला नहीं है और एक टोली के साथ आया है। उसने टोली के सदस्यों की संख्या बताई 7। उसने गौरव के साथ स्वीकार किया कि वो अपने साथियों के सहित सावरकर सदन में गया था, जहां उसकी उस प्रसिद्ध राजनीतिक से व्यक्तिगत मुलाकात हुई थी। पुलिस ने अपने अपने साथियों का हुलिया बयान करने पर मजबूर किया। उसने गोलमाल बातें बताई। नाम उसने केवल एक का लिया, कर करेगा, लेकिन उसने किरकिरी उच्चारित किया। नाथुराम गॉडसे का व्यवसाय क्या था, यह उसके मुंह से इकाकर निकल गया। उसने बताया, मेरा एक साथी किसी मराठी अखबार का संपादक है। अखबार का नाम तो राष्ट्रीय मराठा है या अग्रणी मराठा। अखबार का नाम अधूरा और गलत होने के बावजूद उस आधार पर आगे बढ़कर पुलिस कहां से कहां पहुंच सकती थी। मदन लाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने तुरंत महासभा के कार्यालय और मरीना होटल की तलाशी ली। मदन लाल का कोई साथी नहीं मिला। बगड़े अपने नौकर के साथ मीलों दूर था और क्षण क्षण खिसक रहा था, क्योंकि वो पूना की दिशा में जाती ट्रेन में बैठ गया था। करकरे और गोपाल गोडसे फर्जी नाम से पुराने दिल्ली के एक अन्य होटल के मेहमान बन चुके थे। नाथुराम गॉडसे और नारायण आप्टे भी घंटे पहले मरीना होटल छोड़ चुके थे। आधी रात को पुलिस ने अगली सुबह तक के लिए मदन लाल से पूछताछ रोक दी। इसके बावजूद जो पुलिस कार्रवाई उतने अच्छे ढंग से शुरू हुई थी, वही क्रमशः इतनी धीमी, फूहड़ और फालतू साबित होती गई कि 30-30 साल बीत जाने के बावजूद भारत की समझ में ये आने वाला नहीं था
कि जो हुआ वो आखिर कैसे हुआ, कैसे हुआ। अब चैप्टर 19 शुरू होता है। पुलिस हमें पकड़े इससे पहले हम गांधी को मार देना है, ये शीर्षक है। नई दिल्ली व मुंबई 21 से 29 जनवरी 1948 में इस चैप्टर में लिखा है। और जांच चलती रही। इसमें जो लिखा है आगे वो वार्तालाप लिखा है, वो कन्वर्सेशन है। और राइटर ने काफ़ी अच्छे ढंग से इसको लिखा है। स्क्रिप्ट बहुत टाइट है, आप पढ़ेंगे तो आपको फिर पन्ने पलटते चलते जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। ये फिर उनकी सभाएं चली और इसमें पूरा इस टाइम मैं चैप्टर नंबर 310 में हूँ, पेज नंबर चैप्टर 19। इसमें थोड़ा सा इसमें लिखा है कि बम्बई सीआईडी के विशेष सेक्शन और एक दो अधिक प्रभारी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस उस 32 वर्षीय नौजवान का नाम जमशेद नागरवाला जिम्मी था। राजनीतिक गतिविधियों और विदेशों की सक्रियता बनाए रखना जिम्मी की जिम्मेदारी थी। दिल्ली के अधिकारियों ने जिम्मी साहब को जो बताया उससे ज़्यादा वो स्वयं ही जानते थे। मुंबई के गृह मंत्री मोरारजी देसाई जी से प्राप्त सूचनाओं एवं आदेश के अनुसार जिम्मी ने बहुत कार्य कर रखा था। वीर सावरकर व एवं उनसे मिलने जुलने वालों पर जिम्मी के जासूस 24 घंटे नजर रखे थे। यह मामला सौंपे जाने के कुछ घंटों के भीतर ही जिम्मी नागरवाले पता लगा लिया था कि विष्णु करकरे कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। उन्हें मालूम था कि करकरे अहमदनगर से जनवरी की 6 तारीख से ही गायब है। एक गुप्तचर ने उन्हें बताया कि पूना का कोई बगड़े जो छुटपुट हथियारों का व्यापारी है, महात्मा की हत्या की साजिश में करकरे के साथ है। मुंबई के उपनगर थाने के प्लेटफॉर्म पर वह 4 व्यक्ति चुपके से आ जुटे थे। नाथुराम ने भराई बुदबुदाहट में कहा, हमें सफलता नहीं मिली क्योंकि जरूरत से ज़्यादा लोग साथ रहे। ज़्यादा हाथ से खिचड़ी हमेशा बिगड़ती है। गांधी जी को मारने का तो दरअसल एक ही तरीका है, चाहे कितना ही बड़ा खतरा क्यों न उठाना पड़े, यह काम किसी अकेले आदमी के ही हाथों होना चाहिए। नाथुराम अत्यंत स्वस्थ शांत नजर आ रहा था। किशोरावस्था में उसने काफी पूजा की क्षमता अर्जित करके गोबरपुती दीवार के सामने बैठकर समाधि में अजीबोगरीब आकृतियां सरकते देखी थी। उस व्यक्ति ने आज अपने जीवन की उपयोगिता को अत्यंत अंतिम रूप से पहचान लिया था। यह कार्य मैं करूंगा, उसने घोषणा की। यह निर्णय किसी ने उस पर थोपा नहीं था। उसने स्वयं ही कहा, राष्ट्रीय हित के लिए एक व्यक्ति की बलि तो कभी भी दी जा सकती है। गांधी जी की हत्या गांधी जी की हत्या वो शीघ्र करने जा रहा था। उसने 2 सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। उनमें से एक तो होगा आपटे। दूसरे के रूप में उसने करकरे को आमंत्रित किया। अपने भाई गोपाल गौडसे को उसने छोड़ दिया।
करकरे ने आमंत्रण स्वीकार किया। गोडसे ने उससे कहा वह जल्दी से दिल्ली चला आए। प्रत्येक दोपहर वह दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने सार्वजनिक नल की बगल में खड़ा होता रहे। नारायण आप्टे और नाथुराम गोडसे उससे कहीं वहीं आकर मिलेंगे। दिल्ली पहुंचने के साथ शीघ्र सबसे महत्वपूर्ण बात जो नाथुराम ने उन सबको बार बार दिलाई कि यह थी कि जो करना है शीघ्र करना है। मदन लाल पुलिस के शिकंजे में फंसा चुका है। पुलिस देर सवेर हम तक जरूर पहुंचेगी। गोडसे ने कहा पुलिस हमें पकड़े इससे पहले हमें गांधी जी को मार देना चाहिए। महात्मा गांधी जी एक नया अत्यंत महान सपना देखने में लीन थे। पाकिस्तान से आए हुए एक मिलने वाले के सामने उन्होंने उस सपने को प्रकट कर दिया था। मैं चाहता हूँ एक ऐसा कारवां देखूं जो 25 मील लंबा हो। मैं उसके आगे आगे चल रहा हूँ, पीछे पीछे हिंदू सिख चलते हों। मैं उन सबको वापस पाकिस्तान ले जाऊं। पाकिस्तान ले जाना मेरा सपना है। महात्मा का यह सपना कितना जबरदस्त, कितना अलौकिक था। उस छरछरे मानव आकार ने भारत का अनेक दशकों से सफल मार्गदर्शन किया था। वह पिद्दी मानव आकृति फिर से एक नया रास्ता खोलना चाह रही थी। हाथ में लाठी लिए खड़ा हूं, चटकता धूप में अपना गंजा सिर चमकता वह बुढ़ऊ दुखी मानवता के किसी ऐसे कारवां के आगे आगे पैदल चल रहा हो जिसकी लंबाई का कोई छोर ही नजर ना आता हो। बुढ़ऊ के चमत्कारों ने आज तक कोई सीमा स्वीकार नहीं की थी। उसके लिए वह बिल्कुल असंभव नहीं था। सिख और हिंदुओं का 50 मील लंबा कारवां लेकर वह यहाँ से पाकिस्तान पहुंचाए और बसा दे। फिर जब वहाँ से भारत की जब लौटे तो पीछे पीछे एक और कारवां चल रहा हो, भारत में वापस बसने के इच्छुक मुसलमानों का 25 मील लंबा कारवां। महात्मा ने डॉक्टर सुशीला नैयर को बुलाया और आदेश दिया कि शीघ्र पाकिस्तान जाकर मेरी यात्रा की प्रारंभिक तैयारियां करवाओ। केवल 10 दिन के भीतर नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे हवाई जहाज से दोबारा दिल्ली जा रहे थे ताकि महात्मा गांधी जी की हत्या कर सके। इस बार एयर इंडिया का वाइकिंग हवाई जहाज में बैठे हुए थे। उन दोनों नौजवानों ने मुंबई में जो आखिरी दिन बताया था उसमें कदम कदम पर उन्हें असगुन का ही सामना करना पड़ा था। सारा दिन कभी इससे मिल रहे थे, कभी उससे भीख मांग रहे थे, पैसे के लिए और पिस्तौल के लिए। पैसे प्राय सभी जगह से मिलते जा रहे थे। पिस्तौल का प्रबंध का वादा कोई नहीं कर रहा था। दिन भर की धूप दौड़ के फलस्वरूप आप्टे की जेब से 10,000 रुपये एकत्र हो गए थे, लेकिन पिस्तौल की परछाई भी नहीं थी। तो इस तरह से ये लिखा गया। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आगे इसमें लिखा है कि नाथुराम गोडसे के आदेशानुसार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने गोल बगीचे के नज़दीक सार्वजनिक नल के अगल बगल विष्णु करकरे टहल रहा था। जनवरी की 27 तारीख थी और वक्त दोपहर का था। शरणार्थी सड़कों किनारे सो रहे थे, भीख मांग रहे थे। करकरे ने अचानक देखा उसके दोनों दोस्त शरणार्थियों की भीड़ को काटते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। नाथुराम गोडसे
नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। घंटों घंटों तक उन्होंने दिल्ली की शरणार्थी शिविरों की खाक छानी। उन तंबू में दुख, दर्द और शिकायतों के अलावा कुछ नहीं था। पिस्तौल तो विशेष रूप से नहीं। एक और एक दिन बर्बाद हो गया। पिस्तौल पाने का अब केवल अंतिम सूत्र रह जाता है, वो भी निराशा मिली तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी बात होगी, वो सूत्र था। दिल्ली वह सूत्र था दिल्ली से 194 मील दूर ग्वालियर में। तीनों ने करकरे से कहा, यथासंभव हम 24 घंटे में वापस आकर तुमसे यहीं मिलते हैं। इन शब्दों के साथ गॉडसे और आप्टे स्टेशन के भीड़ में खो गए ताकि ग्वालियर की ट्रेन पकड़ सकें। 27 जनवरी की आधी रात जब ग्वालियर वैद्य दत्तात्रेय परचूरे की कॉलबेल आतुरता से बज उठी तो परचूरे ने यही सोचा कि कोई दुखियारी माँ अपने बच्चे के लिए सर्दी, जुकाम और खांसी की दवा लेने आई होगी। दरवाजा खोलते ही उसने प्राचीन काल के दो अपने परम मित्रों को दर्शन किए। ऐसे मित्र जिनका हिंदू राष्ट्रीयता पर विश्वास स्वयं परचूरे से भी बड़ा चढ़ा था। वही वह परचूरे था जिसने मदन लाल पावा के लिए रहने और खाने पीने की व्यवस्था की थी। अगले दिन रात की गाड़ी से गॉडसे और आप्टे दिल्ली की ओर चल पड़े तो परचूरे ने उनकी समस्या आखिर हल कर दी थी। उनको पिस्तौल मिल गया था जिसके चक्कर में उन दोनों ने न जाने कितनी कहाँ ठोकरें खाई थी। कागज के थैले में बंद, पुराने कपड़ों में लिपटा काले रंग का एक ऑटोमेटिक बैरेटा पिस्तौल जिसका नंबर 606824P था। गॉडसे की आंखें खुशी से चुंधिया गई। गॉडसे की बांह के नीचे दबा हुआ था। परचूरे ने उस पिस्तौल की 20 गोलियों का प्रबंध भी कर दिया। आप्टे और गॉडसे ने ग्वालियर से स्टेशन दिल्ली वापसी के लिए एक्सप्रेस ट्रेन जिस वक्त पकड़ी, लगभग उसी वक्त 800 मील के फासले पर एक व्यक्ति अपनी यात्रा समाप्त कर रहा था। पूना सीआईडी के डीआईजी मिस्टर यूएच राणा की लंबी, धीमी और कष्टप्रद यात्रा आखिर पूरी हो गई थी। फिर मिल गया, आग करकरे मिल गया। इस बार पिस्तौल मिल गया। नाथूराम गॉडसे का उत्साह समा नहीं रहा था। नाथूराम गॉडसे का उत्साह समा नहीं रहा था। पुरानी दिल्ली की रेलवे स्टेशन के सामने नल के पास घिरी उस भीड़ को काटकर नाथूराम डेक्कन गेस्ट हाउस के मालिकों को अलग खींच कर ले गया। उसकी कमर में सचमुच एक पिस्तौल घुसा था जिसकी काली मूठ चमक रही थी। अंत में अपने बिरला मंदिर के सूने पिछवाड़े में जाने का फैसला किया। आप्टे एक बबूल के तने से सटता बैठ गया ताकि अंदाजा लगा सके कि बैठे हुआ आदमी का सर किस ऊंचाई पर होता है। तो उन्होंने वहां पर एक अभ्यास किया। नाथूराम उस बबूल से कोई 25 फीट के फासले पर खड़ा। उसने निशाने पर फायर किया। उसने धाएं धाएं 4 गोली छोड़ी। आप्टे ने दौड़कर तने के पास गया। उसने जो गोल सा खुरचा था उस पर वो झुककर देखने लगा। सारी गोलियां सही निशाने पर थी।
सारे निशाने सही लगे हैं, वाह नाथूराम। गांधी जी की प्रार्थना सभा के समापन को अभी थोड़ा ही समय बीता होगा कि उसके उनके प्राण लेने के लिए के मामले की तहकीकात जिस पुलिस अधिकारी ने अपने कंधों पर लाद रखी थी, उसका फोन घनघनाने लगा। मदन लाल का मनोबल टूटने और उसके द्वारा विस्तृत बयान दिए जाने के बाद संजीव साहब ने अपनी गाड़ी लगभग जहाँ की तहाँ खड़ी कर रखी थी। उनके विश्वास में कोई कमी नहीं थी कि हत्यारे दोबारा हमला करने के लिए कदापि नहीं लौटेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि नाथुराम गॉडसे बड़े अच्छे स्वभाव में था। कर करेगा बयान पे लिखा गया है ये। उसकी सफलता क्षण क्षण गहरी हो रही थी, किंतु बिल्कुल नहीं लगता था वो किसी तनाव में है। जब 8:30 बजने को थे, उसने आकर कहा, चलो हमें आखिरी बार साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन भी मामूली नहीं, शानदार पार्टी। शायद दोबारा हम कभी साथ बैठकर भोजन ना कर सकें। नीचे उतरकर हम स्टेशन की ओर भीड़ में चलने लगे। हम बैंटोन नामक एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, लेकिन आप्टे ने कहा, हम यहाँ नहीं खा सकते, करकरे शाकाहारी है। नाथुराम ने मेरे गले में बाँह डालकर कहा, अरे हाँ, करकरे शाकाहारी है। आज रात हम तीनों को साथ होना चाहिए और किसी अन्य बढ़िया होटल में की तलाश में निकल पड़े। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर 20 में हैं। सलीब पर एक और ईसा, नई दिल्ली, 30 जनवरी 1948। ये वही दिन जिसमें महात्मा गांधी जी को गोली लगी। मोहनचंद करमचंद गांधी जी के जीवन का अंतिम दिन उसी प्रकार शुरू हुआ जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका के आंदोलनों में से लेकर अब तक शुरू होता है। सूर्योदय से पहले लगभग 3:30 बजे वो जाग गए ताकि परमपिता परमेश्वर की प्रार्थना कर सकें। जैसे ही उनके बीच पिछली रात तय हुआ था, आप्टे और करकरे पुरानी दिल्ली स्टेशन के प्रतीक्षालय नंबर 6 में सुबह 7 बजे ही पहुंच गए थे। उन्हें पाया कि नाथुराम गॉडसे तो कब से जाग रहा है। उन्होंने साथ बैठकर चाय वगैरह पी। इसमें लिखा है कि अब हमारे पास केवल 6 घंटे का समय रह गया था। और अभी तक हम कुछ तय नहीं कर पाए थे। अंत में आप्टे ने कहा, ऐसा है नाथुराम, कभी कभी जो उपाय सबसे सरल होता है वही सर्वश्रेष्ठ भी होता है। आप्टे ने सुझाव दिया कि हमें नाथुराम को खाकी रंग की सैनिक सूट में पहनाना चाहिए। उन दिनों वैसी पोशाक पहनने का खास फैशन था। ढीली कमीज, पैंट के किनारे बाहर झूलती रहती पैंट, पिछले जेब में रखा पिस्तौल का उभार ढीली कमीज में ढक जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। और मैं और आप्टे तुरंत बाजार जाकर नाथुराम के लिए खाकी सैनिक सूट खरीद लाए। इसके बाद हमने एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण, बचकाना और भावुकता से ओतप्रोत कार्य किया। हम तीनों ने साथ बैठकर फोटो खिंचवाया।
हमने फैसला किया सबसे पहले बिरला मंदिर जाएंगे। मैं और आपटे विशेष रूप से चाहते थे कि चलने से पहले भगवान के दर्शन कर लें। नाथूराम को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब हम लक्ष्मी नारायण और माँ काली के दर्शन कर रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, चढ़ावा चढ़ा रहे थे, आशीर्वाद मांग रहे थे, तब नाथूराम मंदिर के पिछवाड़े की तरफ चला गया, जहाँ जंगल में हमने पिस्तौल चलाने का अभ्यास किया। तीस जनवरी शुक्रवार के दिन महात्मा गांधी के शरीर में इतनी शक्ति आ गई थी कि वह बिना सहारा लिए चल फिर रहे थे। उनके अनुयायी गदगद घूम रहे थे। आगे लिखा है, हमने आश्चर्य और राहत के साथ देखा कि बिरला हाउस में प्रवेश द्वार पर कहीं कोई रोड़ा नहीं था। ये करकरे के शब्दानुसार स्टेटमेंट है। गश्त जरूर बढ़ा दी गई थी, लेकिन आते जा रहे श्रद्धांजलुओं की तलाशी बिल्कुल नहीं ली जा रही थी। हमें आराम से चलकर बगीचे में पहुंच गए, जहां हमने नाथूराम को लोगों के बीच टहलते देखा। नाथूराम पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रहा था। जाहिर है हमने आपस में कोई बातचीत नहीं की। 5 बजते ही प्रार्थना का समय शुरू हुआ और इधर उधर बिखरे लोग जुड़कर एकत्रित हो गए। मैंने अपनी घड़ी में देखा, गांधी जी के आने में आज देरी हो गई थी। मैं इसका कारण समझ नहीं पाया और कुछ नर्वस होने लगा। कुछ पल बाद आभा और मन्नू के कंधों पर हाथ रखकर गांधी जी अपने जीवन की अंतिम पदयात्रा पर चल पड़े, जो बिरला हाउस के उनके कमरों में से प्रारंभ हुई, उसी बिरला हाउस के बगीचे में समाप्त हो जाने वाली थी। अपनी मंडली सहित गांधी जी उस छोटी सी सीढ़ी के पास पहुंचे, जिसके 4 चरणों को पार करने के साथ प्रार्थना सभा का लॉन्च शुरू हुआ। वहां श्रद्धालुओं की भीड़ उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी लाडली बैसाखियों का सहारा लिए बिना वह आगे बढ़े। सभी उपस्थित जनों के अभिवादन में उन्होंने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़ लिया। एकाएक हमने देखा कि भीड़ के बीच रास्ता खुल रहा है। बिल्कुल सीधी लकीर में लोगों द्वारा छोड़ दिए गए उस रास्ते में से होते हुए गांधी जी ऐन हमारे दिशा में बढ़ आ रहे थे। नाथूराम ने दोनों हाथ अपनी जेब में डाले, फिर एक हाथ उसने बाहर निकाला, खाली हाथ। जो हाथ जेब में रहने दिया, उसी में पिस्तौल था। अंदर ही अंदर उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच उतारा। क्षण मात्र में उसने हिसाब लगा लिया था कि गोली चलाने का क्षण यही है। नाथूराम को मालूम था कि केवल 2 कदम बढ़कर वह भीड़ में से आगे अलग निकल जाएगा। जो रास्ता भीड़ में अपने आप खुल गया था, जिस रास्ते पर गांधी जी बढ़ रहे थे, उनके बीचों बीच आ खड़े होने वाले के लिए उसे केवल 2 कदमों और 3 सेकंड की जरूरत थी। फिर निशाना लेना इतना आसान हो जाएगा कि हत्या को किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता। करकरे की आंखें नाथूराम पर थी। उसने जेब से पिस्तौल निकालकर दोनों हथेलियों के बीच छिपा लिया। जब गांधी जी केवल 3 कदम के फासले पर रह गए, तो नाथूराम 2 कदम आगे आकर बीच के उस रास्ते में खड़ा हो गया। उसने नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े। उन्हीं हथेलियों के बीच पिस्तौल छिपा हुआ था। वह धीमे धीमे अपनी कमर मोड़कर झुका और बोला, नमस्ते गांधी जी। मनु ने सोचा शायद वो गांधी जी के चरण चाहता है। मनु ने नम्रता के साथ हाथ बढ़ाया ताकि उसे रास्ते से हटा सके।
बोली, भाई वह बुदबुदाई, बापू को वैसे ही 10 मिनट की देरी हो गई है। उसी क्षण नाथूराम ने अपने बाएं हाथ से मनु को बड़े जोर से धक्का दिया। वो लड़खड़ा के गिर गई। नाथूराम के दाहिने हाथ में काला बेरेटा पिस्तौल चमक उठा। उसने 3 बार घोड़ा दबाया। प्रार्थना सभा के शांत मैदान में 3 तीखे धमाके सुनाई दिए। नाथूराम गौर से विफल नहीं रहा था। जो छरछरा मानव उसकी ओर बढ़ रहा था, उसकी छाती में 3 गोलियां प्रवेश कर चुकी थी। नाथूराम ने गांधी जी की थूकदानी और नोटबुक मनु के हाथ से गिरा दी थी। वह उन्हीं को उठाने की कोशिश में थी। उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी। उसने नज़र उठाई। उनके प्रिय बापू अभी भी नमस्कार की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी चलते जा रहे हैं, प्रार्थना मंच की दिशा में, जैसे वो एक और आखिरी कदम उठा लेना चाहते थे। सफ़ेद खादी पर मनु ने खून फैलते देखा। गांधी जी बस इतना ही बोल सके, हे राम, और वो निर्जीव होकर मनु के नज़दीक जमीन पर धीरे धीरे गिर गए। चेतना के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने हत्यारे को नमस्कार किया था। निर्जीव होकर गिरने के बाद भी उनके हाथ उसी तरह नमस्कार किए जा रहे थे। खून से सन चुकी धोती में गांधी जी की वो घड़ी उलझी पड़ी थी, जिसकी चोरी ने 10 मास पहले उन्हें अत्यधिक पीड़ित किया था। मनु को अनायास वो घड़ी दिखाई पड़ी। 5:17 हुए थे। तो इस तरह से नाथूराम ने गांधी जी की हत्या कर दी। आज इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे एक चैप्टर और लेंगे कि इसके बाद का घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ। और अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप किताब भी पढ़ सकते हैं। ये एक मेरी कोशिश थी और इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।